जानते हो सेल, सेल को हिंदी में हम कहते हैं कोशिका। यह जो कोशिका होती है यह हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, यानी सबसे बेसिक इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है। यानी कि हमारे शरीर का जो सबसे छोटा वाला भाग होता है ना, सबसे छोटा, यानी कहीं से भी हल्का से एकदम सबसे छोटा सा भाग निकाल लीजिए हमारे शरीर का, वो क्या कहलाएगा? सेल कहे। अब इसी जो सबसे छोटा भाग है ना, इसमें भी भगवान बहुत चीज ठूस ठूस के भर दिए हैं। अब पतन कौन है, यूनिवर्सिटी से MBBS किए थे भगवान, इसमें भी पतन का कुछ चीज भर दिए और उसका भी काम होता है। तो उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, काहे कि वहां से भी खड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाता है एग्जाम में। तो देखिए सेल के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप सेल के बेसिक के बारे में जान जाइए। देखिए जो सेल होता है वो सेल सबसे सूक्ष्मतम इकाई हमारे शरीर की, यानी सबसे छोटी इकाई है। अब जो सेल होता है, सेल को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। अगर इसको हम बायोलॉजी के टर्म में देखें तो सेल को हम कहते हैं साइटो, इसलिए सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। और सेल की खोज किए थे रॉबर्ट हुक सन 1665 में। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने मृत्यु सेल की खोज की थी, यानी कि वो ऐसे बैठे थे माइक्रोस्कोप के नीचे, देखे अरे भैया मन तो सेल है, लेकिन वो जो सेल थी वो मरी हुई थी। और जो ये सेल देखे थे रॉबर्ट हुक, ये पेड़ की एक छाल की देखे थे, जिसको हम कहते हैं कॉर्क। तो ये कॉर्क में देखे तो भैया इसमें सेल है। तो सबसे पहले कौन देखे थे? और रॉबर्ट हुक देखे थे। लेकिन उसी के कुछ साल बाद एक और साइंटिस्ट आए, कहे कि तुम मृत्यु सेल देखे तो हम जीने वाली सेल देखेंगे। तो तब आए हमारे एंटिनो वॉन लेवेनहुक, इन्होंने जीवित सेल देखे थे, जीवित कोशिका देखी थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका देखी थी, लेकिन एंटिनो वॉन लेवेनहुक ने जीवित कोशिका देखी थी। और कब देखी थी? तो ये 1674 में देखे थे। देखिए ये 1665, ये 1674, खाली 9 साल का गैप है। 9 साल में ये जीवित कोशिका भी देख लिए थे। तो देखिए भैया मास्क वास्क लगा के बैठे रहिए, कोरोना वोरोना बहुत तेज फैल रहा है। अब देखिए अब हम बात करते हैं सिद्धांत के बारे में, यानी कि कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी हमारे 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। एक साइंटिस्ट का नाम था स्लाइडेन और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था स्वांग। तो स्लाइडेन और स्वांग ने ही ये सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने ये बताया था कि जो हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो है सेल, इन्होंने बताया था। और कहे थे कि ये जो सेल है सबसे छोटी इकाई, इसी से ही हमारी पूरी शरीर बनी हुई है। यानी चाहे हमारा मुंह हो, चाहे हमारा फेफड़ा हो, चाहे हमारा पेट हो, चाहे हमारा किडनी हो, चाहे हमारा, नहीं बस यहीं तक, मतलब पूरे शरीर का हर चीज हमारा सेल से बना हुआ है। ये सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? स्वाइडन एवं स्वांग, ये 2 साइंटिस्ट थे। अब हम जानते हैं विश्व में सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, हमारे अंदर सबसे बड़ी सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? तो विश्व में सबसे बड़ी सेल होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग का मतलब ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, इतना बड़ा होता है, उसमें जो सेल पाई जाती है वो विश्व में सबसे बड़ी सेल होती है। अंडा देखे हो ना, मुर्गी का अंडा देखे हो, मुर्गी के अंडे में जब आप फोड़ोगे तो लिबिर लिबिर टाइप का कुछ निकलता है। वो लिबिर लिबिर का मतलब समझते हो? चिपचिपा टाइप का। चिपचिपा भी नहीं जानते होगे? अरे हमारे अंदर से भी चिपचिपा टाइप का एक पदार्थ निकलता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए जब नकिए छिनकी है ना, तो नकिए कैसे निकलती है? चिपचिपी निकलती है। उससे अंडों के अंदर भी चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, उसमें जो सेल पाई जाती है वो सबसे बड़ी सेल पाई जाती है। और विश्व में सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा की। अब हम समझते हैं हमारे अंदर सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? तो मानव के अंदर सबसे बड़ी सेल होती है ओवम। और ओवम हमारे अंदर नहीं पाया जाता, महिलाओं के अंदर पाया जाता है। तो महिलाओं में जो ओवम पाया जाता है वो मानव में सबसे बड़ी सेल होती है। और मानव में सबसे छोटी सेल होती है स्पर्म, जो कि हमारे अंदर पाया जाता है। स्पर्म के बारे में बहुत अच्छे जानते होगे, पता है। देखिए मानव के अंदर सबसे लंबी सेल पाई जाती है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो हमारे दिमाग होता है ना, दिमाग में जो सेल होती है उस सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन। तो वह जो न्यूरॉन सेल होती है वो मानव के अंदर सबसे लंबी सेल होती है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बड़ी सेल और लंबी सेल में। देखिए घर जो होता है अगर इस तरीके से तो बहुत बड़ा घर है, लेकिन अगर घर ऐसे ऊंचाई में तो बहुत लंबा घर है। क्या है? लंबा, हाँ लंबा घर है। तो देखिए तो लंबा बड़े में यही फर्क होता है। तो ये जो न्यूरॉन है सबसे लंबी सेल है मानव में, और ओवम सबसे बड़ी सेल है। अब यहाँ तक तो आप जान गए। अब हम कुछ सेल के बारे में जानते हैं। देखिए सेल यानी कि कोशिका, अगर आप सेल को जोड़ दोगे ना, देखिए बहुत छोटी छोटी सेल होती है, लेकिन अगर उन्हीं छोटी छोटी सेल को जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है? बन जाता है टिश्यू, जिसको कि आप हिंदी में कहते हो उत्तक। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ समझो। देखो जैसे मान लो आप हो और आपकी वाली है, जब आप और आपकी वाली मिलते हो तो क्या बनता है? एक रिलेशन बनता है। वैसे ही जब
सेल मिलते हैं आपस में खूब ढेर सारे ना, तो एक टिश्यू बनता है। और जब हम खूब टिश्यू को जोड़ देंगे, यानी कि मजिक टिश्यू ले आओ जोड़ दो, तो बन जाता है ऑर्गन, यानी कि अंग। अंग का मतलब क्या है? हमारा हाथ, गोड़, नाक, मुंह, जीभ, हर चीज जो है वो क्या है? वो अंग है। तो जब टिश्यू को जोड़ दोगे तो अंग बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। जो हमारा दिल है वो भी एक ऑर्गन है। तो जब टिश्यू को जोड़ दोगे तो अंग बन जाता है। वैसे ही जब आप और आपकी वाली मिलते हो रिलेशन बनता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो आप दो आपके चार हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है? एक छोटा सा परिवार बन जाता है। तो वैसे यहाँ भी जब टिश्यू जो जुड़ जाते हैं आपस में तो अंग बन जाता है, एक ऑर्गन बन जाता है। और जब सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो एक बॉडी यानी कि एक शरीर बन जाता है। वैसे यहाँ भी जब आपके जो बाल बच्चे हुए उनके जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो एक पूरा परिवार बन जाता है मस्त सा। अब देखिए, अब आपने सेल के तो ऊपर ऊपर के बारे में जान लिया, अब हम सेल के अंदरवा चलते हैं कि भगवान ने उसमें क्या क्या फिट किया है। तो उन सब का भी कुछ कुछ काम होता है, उन सब के बारे में अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा एक तो सेल है। अब इसी सेल के अंदर कई चीज़ें भरी हुई होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, इस तरीके से कई चीज़ें भरी हुई होती हैं। उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? जैसे कि ये मान लीजिए सेल है। अब यह सेल है, सेल की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, यह जो लेयर है इसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। यह एक झिल्ली की तरह होता है। इसी झिल्ली के अंदर जो सेल की सारी चीज़ें हैं वो सब भरी हुई होती हैं। अब आप सोचोगे भगवान को ये झिल्ली बनाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा इसलिए भगवान ने बनाया क्योंकि अगर ये झिल्लियाँ ना हुई होती ना, तो जो आप इसके सेल के अंदर जितनी भी सारी इकट्ठा है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, क्या होता? ऐसे चलते रहते गिर जाता न्यूक्लियस, फिर उठा के लगाते, अरे न्यूक्लियस वाला लगा ले गिर गया। माइटोकॉन्ड्रिया गिर जाता, माइटोकॉन्ड्रिया उठा के लगाते। तो इस तरीके से भगवान सोचे कि ना गिरे कोनो चीज़, तो इसलिए भगवान ने ये झिल्ली बना दी और इसी झिल्ली के अंदर सब कुछ रहता है। और इस झिल्ली को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और यह सेल मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन से। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना और छानना। सुरक्षा प्रदान करने का मतलब ये है कि बाहरी वातावरण से बचा कर रखना। जैसे कि अब ये झिल्ली है, अब ताकि बाहरी वातावरण से बचा रहे, और तो और जो सेल के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं वो बाहर ना गिर पाए। ठीक, तो इसलिए सुरक्षा प्रदान करता है सेल मेम्ब्रेन। और तो और छानने का काम करता है। कैसे छानता है? तो यह जो सेल मेम्ब्रेन है, बाहरी वाली लेयर है, यह अपने अंदर केवल ज़रूरतमंद चीज़ों को ही आने देता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, और तो और जो खराब चीज़ रहती है उसको बाहर जाने देता है। तो इस तरीके से ये छानने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन हमारे अंदर पाया जाता है, पेड़ों के अंदर भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल को कहा जाता है कोशिका भित्ति। अब ये जो सेल वॉल है ये केवल पादप में पाया जाता है। पादप का मतलब ये नहीं जो पिछोस पादप निकलता है। पादप का मतलब ये है प्लांट। प्लांट को हम हिंदी में पादप कहते हैं। अब यह जो सेल वॉल है केवल प्लांट में पाया जाता है, हमारे अंदर नहीं पाया जाता, यानी कि एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता यह सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ होता है? तो यह जो सेल वॉल होता है ना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही लेयर पर सेल वॉल होता है, केवल प्लांट में। तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है। तो ये क्या है? अंदर वाली आपकी सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है? वो है सेल वॉल। यह सेल वॉल केवल प्लांट में पाया जाता है, यानी कि पादप में पाया जाता है। और यह सेल वॉल का भी काम होता है सुरक्षा प्रदान करना प्लांट में। अब आप सोचोगे भगवान तो नाइंसाफ़ी कर दिए, हम लोग को केवल सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल सेल मेम्ब्रेन और प्लांट को सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों दिए हैं, ऐसा काहे? तो ऐसा इसलिए भैया क्योंकि जो हम लोग होते हैं हम लोग अपनी सुरक्षा कर लेते हैं कपड़ा वपड़ा पहन कर। जो जानवर वानवर होते हैं उन लोग में मोटी चमड़ी होती है तो वो लोग अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, और जानवर बालों से सुरक्षा अपनी कर लेते हैं। अब हम लोग के भी कई जगह बाल होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी सुरक्षा कपड़ों से कर लेते हैं। लेकिन जो प्लांट है, प्लांट में तो बाल वोल पाया नहीं जाता, प्लांट तो कपड़ा वपड़ा पहनता नहीं। तो भगवान सोचे अब एका कैसे बचाएं? तो भगवान ने केवल क्या किया, जो सेल है उसके सेल पर एक लेयर डाल दी जिसको कि हम कहते हैं सेल वॉल। इसको हम कहते हैं हिंदी में कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब क्या? भीत। भीत मतलब जानते हो ना, दीवाल। तो ये क्या करता है? दीवाल की तरह काम करता है। ये भी क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान का मतलब बाहरी वातावरण से बचा कर रखे रहेगा, और तो और पेड़ को भी मजबूत बनाएगा। मजबूत इसलिए बनाता है क्योंकि हम लोग जो होते हैं, हम लोग क्या करते हैं? अपनी वाली बतियाते रहेंगे और पेड़ वो मारते रहेंगे। हाँ, कहाँ हो?
इतनी देर से आए नहीं, मन नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से पेड़ों को पतंग का मारते रहते हैं, आपका पेड़ों को चोट नहीं लगेगी। तो इसलिए भगवान ने सोचा आदमी लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो हम इस पर एक सेल वॉल डाल देते हैं ताकि ये और मजबूत हो जाए। और तो और हम लोग क्या करेंगे, कौनो देखता उखता नहीं रहेगा तो इसे नाक उक निकालेंगे, नाक उक निकाल के इसे पेड़ में पोंछ देंगे। सही पोंछ दिए। तो इस तरीके से क्या करेंगे, पेड़वा पोंछ देते हैं हम लोग नाक को। तो उन सब से बचाने के लिए भगवान ने क्या किया, सेल वॉल डाल दिया। तो इसलिए सेल वॉल जो होता है वो पेड़ को मजबूत बनाए रहता है। अब ये जो सेल वॉल होता है ये बना होता है सेलुलोज का, इसीलिए जो पेड़ से जितनी भी बनी हुई चीज़ें होती हैं वो सब सेलुलोज की बनी होती है। जो आपका कुर्सी, मेज, दरवाजा, जितने भी पेड़ से बनी हुई चीज़ें हैं वो सब किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। क्योंकि यह जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, इसलिए आपके घर में जितने भी लकड़ी वाले सामान हैं वो सब सेलुलोज के बने हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि लकड़ी के जो सामान, मान लीजिए आपका कपड़ा है, ये किसका बना है, सेलुलोज का, क्योंकि इसमें रुई इस्तेमाल हुई है। रुई कहाँ से पाई जाती है, पेड़ से पाई जाती है। और जब कोई चीज़ पेड़ से बना है वो सब किससे बना है, सेलुलोज से बना है। आपका जो कॉपी है, कॉपी का जो पेज है वो भी किससे बना है, सेलुलोज से, क्योंकि जो पेज होता है वो किससे बना होता है, वो भी प्लांट से ही, पेड़ से बना होता है, तो वो भी सेलुलोज का बना हुआ है। यहाँ तक कि जो नोट बनी होती है वो भी सेलुलोज की बनी हुई होती है, क्योंकि नोट क्या है, वो भी कागज है। कागज किससे बनता है, पेड़ से। जब पेड़ से बना है तो उसमें क्या होगा, सेलुलोज होगा। तो नोट भी सेलुलोज का ही बना हुआ है। तो अब आप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान गए होंगे। सेल वॉल केवल प्लांट में होता है, हम लोग में नहीं होता, और हम लोग में सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों होता है। अब हमने सेल के बाहरी वाले लेयर के बारे में तो जान लिया, अब सेल के अंदर हम घुसते हैं। तो अब हम समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का हिंदी में मतलब होता है नाभिका या तो नाभिक। नाभिक का मतलब क्या होता है, नाभिक का मतलब होता है नाभि। नाभि का मतलब क्या होता है, नाभि का मतलब होता है धूड़ी। अब देखिए धूड़ी कहाँ होती है, आपके शरीर के बीच में, आप पेटों के बीचों में होती है धूड़ी। तो इसलिए जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस भी सेल के बीचों बीच में होता है। कहाँ पर होता है, बीच में होता है, क्या, न्यूक्लियस। अब यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक ठो साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। और कब की थी, तो 1831 में की थी। और यह जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जैसा कि आप जानते हो गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। अब यह जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस एक अलग चैप्टर है, इसमें ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है न्यूक्लियस। उसको हम डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल मोटा मोटा न्यूक्लियस का काम जान ले रहे हैं। न्यूक्लियस का काम होता है पूरे सेल को कंट्रोल करना। देखिए ये पूरा सेल है, इस सेल में कई चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कई चीज़ें ऐसे पाई जाएंगी, अभी आगे उसको हम पढ़ेंगे। उन सबको कंट्रोल करने का काम आपका ये न्यूक्लियस करता है, यानी कि ये ऑर्डर देगा, ए तय कर, ठीक। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियस क्या करेगा, पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। और जो ये न्यूक्लियस होता है ये सेल डिवीज़न में सबसे पहले डिवाइड होता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पर कट गया, कट जाने के बाद कुछ दिन बाद वहाँ पर फिर से चमड़ा आ जाता है, ठीक, पपड़ी आ जाएगी, पपड़ी आएगी, फिर आप ऐसे कौन लोग रहते हैं ये उठा के देखेंगे खून तो नहीं है, खून होगा तोप देंगे, अरे रहो। तो इस तरीके से करते हैं कुछ लोग। अब देखिए कहीं कट गया तो वहाँ पर ऑटोमेटिक चमड़ा आ जाता है, यानी कि सेल डिवीजन हुआ, यानी कि कोशिका का विभाजन होगा। कोशिका खुद से, एक कोशिका से दो कोशिका बना ली। कोशिका विभाजन क्या है, एक कोशिका रहेगी वो ऑटोमेटिक दो कोशिका बन जाती है, अपने आप ही दो कोशिका बन जाएगी, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से अपने आप ही ये सब बनते रहती है। कोशिका विभाजन इसी को हम कहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कट गया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कोशिका फिर से आ जाती है, चमड़ा फिर से आ जाता है, उसी को हम कहते हैं कोशिका विभाजन। और जब यही कोशिका विभाजन होता रहता है तो उसमें सबसे पहले जो विभाजन होता है वो होता है न्यूक्लियस का। अब आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में हम कहते हैं अंतःद्रावी जालिका। अंतःद्रावी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह नेटवर्क की तरह फैला होता है सेल में, न्यूक्लियस से लेकर फैला रहेगा सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। इस तरीके से मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट याद रहे। अभी आप जैसा इमेज देख रहे हो सेल का, तो आपको इसमें बड़ा घचर पचर वही में कुल मिक्स हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम एक एक कर दे रहे हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, बीच में है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, यह एक नेटवर्क की तरह होता है, क्योंकि इसका नाम भी है भैया जालिका, अंतःद्रावी जालिका, एक जाल की तरह होता है, जाल की तरह इसी में फैला होता है सेल में, न्यूक्लियस से लेकर।
अब यह जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह दो प्रकार के होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है स्मूथ ईआर, ईआर का मतलब क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर मैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखूंगा शायद है यहाँ तक आ जाएगा, तो इसलिए मैंने खाली ईआर लिख दिया है। तो स्मूथ ईआर यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक भाग होता है वो चिकना चिकना होता है, कैटरीना कैफ की तरह चिकना चिकना होता है। और जो इसका दूसरा भाग होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो खुरदुरा होता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब देखिए ये चिकना होता है, चिकना मतलब समझ रहे हैं, फिसलाहिन फिसलाहिन होता है। अब जैसे कि भैया मान लीजिए अभी आपका नहीं सरक रहा है तो तेल और लगाते हो अरे वहाँ न चले जाइए, वहाँ की नहीं बात कर रहे हैं हम बात करें जैसे मान लीजिए गाल हो रहा है आपका, खुरदुरा हो गया है। अब खुरदुरा हो गया तो इसमें आप क्या करोगे, तेल लगाओगे, पाउडर लगाओगे, क्रीम लगाओगे, फेयर लवली लगाओगे, डालडा लगाओगे, हर चीज़ लगाओगे, तब जाकर आपका गलवा चिकना चिकना हो जाता है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, चिकना चिकना ये होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये खुरदुरा होता है जिसको कि हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो भाग होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, दोनों के अलग अलग काम होते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड्स बनाना। लिपिड्स का मतलब क्या है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, चर्बी वाली चीज़ बनाता है ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि अभी आप कुछ ना लगाओ, लड़की जब कुछ नहीं लगाती देखिए गलों गड्ढा गड्ढा ऐसे हो जाता है, तो वही क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे भी खूब हचका होते हैं। तो यह जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। हालांकि देखिए अब आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ कैसे होता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह जो बिंदी बिंदी आप देख रहे हो ना, ये बिंदी बिंदी और कुछ नहीं, ये राइबोसोम्स हैं। यही राइबोसोम्स क्या हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसीलिए इसको हम रफ कहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे दाने टाइप के क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और वही राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ना कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाता, यहाँ पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेल में और भी कई जगह प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, कई भी जगह राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनका काम होता है प्रोटीन बनाना। तो यहाँ पर प्रोटीन बनाने का काम ये छोटे छोटे बिंदु टाइप के जो राइबोसोम्स हैं वह प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं, ना कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए जो राइबोसोम्स हैं भैया, जब ये लोग प्रोटीन बना रहे हैं तो इन लोग को अगर हम प्रोटीन फैक्ट्री कह दें तो कौनो दिक्कत होगी, कौनो दिक्कत नहीं भैया, यही प्रोटीन बना रहे हैं। और तो राइबोसोम्स पूरे सेल में बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत जगह प्रोटीन बन रहा होगा, तो इसलिए हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम समझते हैं भैया और बहनी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्गी बॉडीज के बारे में, वैक्यूलस के बारे में। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ पर हिंदी वाले टर्म नहीं है ना तो जान लीजिए उसको हिंदी में भी वही कहा जाता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहोगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, उसको जान लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे जो सेल है, सेल में स्थित होता है एक छोटा सा भाग, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जानते हैं। अब यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी खोज रिचर्ड आल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसमें जो थोड़ा फ्लूइड टाइप का है ना, ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स है। अब यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ पर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स की जो अंदर वाली दीवारें होती हैं, जहाँ पर मैट्रिक्स स्थित है उसकी जो अंदर वाली दीवारें होती हैं उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेता है क्रिस्टी वाला कि आंतरिक दीवारों क्या कहा जाता है, तो क्या लगाओगे, क्रिस्टी मार के आ जाओगे, तुरंत आपको मिल जाएगा 2.5 नंबर, नहीं 1 नंबर। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है हमारे श्वसन में हेल्प करना। कैसे, जैसा कि आप जानते हो जब आप नकिया सांस लेते हो, ऐसे सांस लिए थोड़ा सा खेखार उखार भी चला जाता है, लेकिन हम सांस की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब आप सांस लिए तो गया कहाँ, फेफड़ा में। अब फेफड़ा में सांस गया तब वहाँ होगा क्या, इसको जान लीजिए। जब आप सांस लेते हो, जब सांस आपका फेफड़ा में जाता है ना, तो फेफड़े में खूब खून आता है, और खून में होता है हीमोग्लोबिन, जैसा जानते हो। अब वो हीमोग्लोबिन या क्या करेगा, जो हम सांस लिए उसमें जो ऑक्सीजन है, जैसा कि जानते हो जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन, कौन उपाधि है वो भी, तो हर चीज़ चला जाता है हमारे फेफड़े में। लेकिन खून आता है, खून में होता है हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन क्या करता है, केवल ऑक्सीजन को ले लेता है और कौनो चीज़ को नहीं लेता। ऑक्सीजन को ले जाकर पूरे शरीर में पहुंचाएगा। अब जैसा कि जानते हो हमारे शरीर का जितना भी अंग है, हर जगह क्या है, हर जगह है
सेल। अब जो हीमोग्लोबिन रहेगा वो आएगा फेफड़े में और ऑक्सीजन को ले जाकर हर सेल में पहुंचाएगा। ले चलता हूँ, ले से ले 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 मतलब सब सारे सेल को देता रहेगा हीमोग्लोबिन। क्या हीमोग्लोबिन क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। सभी सेल में ऑक्सीजन पहुंचाएगा हीमोग्लोबिन। और सेल में भी कहाँ पहुंचाता है? तो पहुंचाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा उसको जान लीजिए क्या करता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचता है तब माइटोकॉन्ड्रिया एक चक्र चलाता है। उस चक्र का नाम होता है क्रेब्स चक्र। ये क्रेब्स चक्र की खोज क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने किया था। अपने ही नामों पे ये नामों रख दिए क्रेब्स चक्र। आप भी कोनो चीज खोज करिएगा अपने नाम पे रख दीजिएगा, गजोधर चक्र, कोनो भी नाम रख दीजिएगा। अब क्रेब्स चक्र में होता क्या है? तो क्रेब्स चक्र में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से ही एटीपी बना ली जाती है, यानी कि एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट। अब यह जो एटीपी है ये है क्या? एटीपी होती है ग्लूकोज यानी कि एनर्जी। जब 38 एटीपी मिल जाते हैं ना तब एक ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से जानते हो हमें एनर्जी मिलती है। अगर हमारे अंदर ग्लूकोज है तभी हमें एनर्जी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हो जब लूज मोशन होता है, यानी कि जब पेटवा वटवा झरने लगता है, जब खूब धलधलाक लैटरिंग होती है, तो हमारे शरीर के अंदर से पानी उनी सारा खत्म हो जाता है। तब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे ना, डॉक्टर कहेगा आप पानी लीजिए और उसमें चीनी नमक डालकर पीजिए ताकि आपको ग्लूकोज मिले, तब आपको शक्ति मिलेगी। तो यही काम होता है ग्लूकोज का, हमें शक्ति देना। तो जब हमें ग्लूकोज से शक्ति मिल रही है, और ये ग्लूकोज बना कहाँ? तो ये बना माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब हमें ऊर्जा मिल रही है माइटोकॉन्ड्रिया से, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा घर। ऊर्जा घर मतलब यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर ही ऊर्जा यानी कि ग्लूकोज बनने का काम होता है ऑक्सीजन के द्वारा, यानी कि क्रेब्स चक्र चलता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार देख रहे हैं ना, इसमें ये जो जलेबी लाइक का स्ट्रक्चर है इसी में ही होता है ये क्रेब्स चक्र। और इसी में ही क्या बनाया जाता है? एटीपी, और 38 एटीपी बनाकर ग्लूकोज बना दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको शक्ति मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है जो आपको शक्ति मिलती है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। और अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, जैसा कि आप जानते हो औरतों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, इसीलिए देखिए जो लड़कियां होती हैं उनको चक्कर जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो सांस भले ले लें, लेकिन यहाँ से ले जाने वाला कौन वह नहीं है। यानी कि जब हीमोग्लोबिन कम है तो क्या करेगा? ऑक्सीजन को कम ले जा पाएगा सेल्स में, तो ऊर्जा कम बन पाएगी। जब ऑक्सीजन कम जाएगा तो क्रेब्स चक्र कम चलेगा, कम एटीपी बनेगा, कम ग्लूकोज बनेगा। तो जब कम ग्लूकोज बनेगा तो कम ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए जो औरतें होती हैं, अगर उन लोग को अगर कोनो छोड़कर चला जाए ना, तुरंत बेहोश हो जाती हैं। अरे राम रे कहाँ तुम चले गए? बेहोश हो धड़ाक दे गिर गई। लेकिन लड़का होता है, लड़का क्या होता है? छोड़ चली गया, अरे चल दूसरे की तो है। तो इस तरीके से हो जाता है लड़कों का। लड़के बेहोश नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है लड़कियों के मुकाबले। अब देखिए ये प्राकृतिक की देन है, हम लोग कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन लड़कियों के में थोड़ा कम होता है लड़कों के मुकाबले, इसलिए लड़कियों की जल्दी चक्कर उक्कर थकान जल्दी लगती है। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज कम बन पाता है उनके अंदर। अब आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की याद रखने का सबसे अच्छा ये है, इसको आप देख लीजिए थोड़ा चप्पल की तरह है। कैसा है? चप्पल। चप्पल जानते हैं ना, स्लीपर। तो ये चप्पल की तरह है। और कैसे चप्पल तरह है? जो अमीर लोग चप्पल पहनते हैं ना, कुछ उस तरीके से है। अब देखिए हम लोग कैसा चप्पल पहनते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके चप्पल पहनते हैं। देखिए मेरा चप्पल, अरे मत गोबर लगा है। तो हम लोग चप्पल देखिए इस तरीके से रहता है, गोबर ओबर कुल चीज लगा रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के जो चप्पल होता है वो एक का होता है, यानी कि बाहर भी वही चप्पल पहन जाएंगे, अंदर वही जाएंगे, लैटरिंगों में हर जगह वही चप्पल। लेकिन अमीर लोग का क्या होगा? अमीर लोग अगर सो के उठेंगे तो दूसरा चप्पल, बाहर जाएंगे दूसरा चप्पल, अंदर रहेंगे दूसरा चप्पल, हगने जाएंगे दूसरा चप्पल, मुतने जाएंगे दूसरा चप्पल, सोएंगे दूसरा चप्पल, खाएंगे दूसरा। नहीं, कहाँ चप्पल खाएंगे? नहीं। देखिए मतलब हर चीज़ के लिए उन लोग के लिए अलग चप्पल होता है। और जो चप्पल वो होगा वो भी थोड़ा फैशन होगा, यानी कि हम लोग तरह बद्धी वाला चप्पल वो नहीं रहता, थोड़ा फैशनी चप्पल रहता है। तो ये फैशनी वाला चप्पल तरह लगता है। तो आप समझ गए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसके काम के बारे में, इसके आकार के बारे में। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है गाल्जी बॉडीज़। अब यहाँ गाल्जी बॉडीज़ को भी हिंदी में गाल्जी बॉडीज़ ही कहा जाता है। गाल्जी बॉडीज़ की खोज किए थे कैमिलो गाल्जी। देखिए भैया इनका नाम ही गाल्जी था, इसलिए अपने नामों पे इसका भी नाम रख दिए। इनका नाम कैमिलो गाल्जी था।
तो यही गाल्जी बॉडीज रख दिए। ठीक, तो इसलिए आप भी जब कुछ बनिएगा ना, या तो अपनी वाली का नाम रख दीजिएगा या तो अपने नाम रख दीजिएगा। अब देखिए गाल्जी बॉडी का काम क्या होता है। गाल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन। अब यह गाल्जी बॉडी भी हमारे शरीर में स्थित होता है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ गाल्जी बॉडी। अब यह गाल्जी बॉडी काम क्या होता है, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करना। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना, ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन करना। मतलब जैसे कि मान लीजिए हिला रहे हो, मतलब हाथ हिला रहे हो ऐसे करके, इस तरीके से मान लीजिए आप हाथ हिला रहे हो, ऐसे खूब देर तक हिला रहे हो। अब क्या होगा, आपके यहाँ का क्या करेगा, ये पोर्शन आपका थकने लगेगा, धीरे धीरे थकने लगेगा। अब ऐसा नहीं है केवल आप इसी पोर्शन से थकोगे, आपका पूरी शरीरिया थकेगी। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे हाथ हिलाओगे तो यहाँ हथवा कहेगा हे गोड़वत कुछ ना करता है, हमरे लगी ऊर्जा भी है ताकि मैं इसे हिला सकूं, हथवा हिला सकूं। तो इस तरीके से हाथ क्या करेगा, बुलाएगा, गोड़वा को पेटवा को कहेगा, यहाँ मतलब हर जगह कहेगा कि ऊर्जा भेजो यहाँ पर, देखो यहाँ पर काम हो रहा है। तो वो ऊर्जा भेजने का काम कराएगा कौन, एक सेल से दूसरे सेल में, तो वो कराता है गाल्जी बॉडीज। अभी आप पढ़ रहे हो, खाली बैठे रहते हो, पढ़ते समय हाथ हिलाओगे, मतलब हाथ हिलाने का मतलब लिखोगे और आँख से थोड़ा फोकस करोगे, लेकिन आपकी पूरी शरीर थक जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पेट उठ का तो मन कौनो काम नहीं रहता, गुड़वक कौनो काम नहीं रहता, फिर भी थक जाते हो, अरे राम रे बहुत पढ़ लिए। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके हाथ में ऊर्जा खत्म हो रही है, अब हाथ में ऊर्जा खत्म हो गई तो हथवा कहेगा ये गोड़वा कुछ ना करता है, वो मतलब ऊर्जा भेज, तो गोड़वा वाली ऊर्जा आ जाती है हथवा में। कैसे? तो ये गाल्जी बॉडीज ही ट्रांसपोर्टेशन करता है इसका, समझ गए? तो इसी तरीके से होता है। अब आप समझ गए होंगे गाल्जी बॉडीज के बारे में, ये ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। अब हम समझते हैं वैक्यूलस के बारे में। वैक्यूलस को हिंदी में हम कहते हैं रसधानी। इसका काम होता है पानी को स्टोर करना। वैक्यूलस पानी को स्टोर करके रखे रहता है हमारे शरीर में। अब जैसा कि आप जानते हो, आप पानी पीते हो, पानी क्या होता है, पेट में जाता है, पेट से कहाँ जाएगा, आंत में जाएगा, आंत से कहाँ जाएगा, हमारे सेल्स में जाता है। अब आपका जो पानी है वो सेल्स में स्टोर रहता है, जो छोटी छोटी सेल्स है ना उसमें स्टोर रहता है, और उसमें भी कहाँ रहता है, तो वैक्यूलस में रहता है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इस तरीके से एक डिब्बा होता है सेल्स के अंदर जिसका नाम होता है वैक्यूलस, इसी में ही पानी आकर स्टोर रहता है। कैसे? अब जैसे कि मान लीजिए आप पानी पिए 2 लीटर है, अब आप 2 लीटर पानी पिए, अब का आपके मैं यहाँ भोग दूँ का 2 लीटर पानी निकल आएगा? मान लीजिए 10 लीटर पिए हो दिन भर में, का भोग दूँ तो 10 लीटर पानी निकल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो पानी है वो कहाँ चला गया है, वो सेल्स में, छोटी छोटी सेल्स में, हर जगह जहाँ पूरी शरीरियम सेल्स है तो पूरी शरीरियम में क्या हुआ है, पानी है आपके हर सेल्स में। और जब आपके पसीना होता है ना तो वही पनिया निकलने लगता है सेल्स में से, समझ गए? और देखिए हर जगह पसीना होता है, वहाँ भी पसीना होता है, कहाँ, हाथ पैर में भी होता है। तो अब देखिए वैक्यूलस का काम यही होता है। वैक्यूलस जो होता है ये प्लांट में बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, क्योंकि प्लांट को पानी कब मिले कब ना मिले, इसीलिए जो प्लांट होता है वो पहले से ही वैक्यूलस अपना बड़ा करके रखता है, यानी कि ताकि वैक्यूलस में ज़्यादा पानी स्टोर हो पाए। अब देखिए अगर हमारे शरीर के अंदर केवल 1% पानी की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लग जाती है, 2% पानी की कमी हो जाती है तो और तेज प्यास लग जाती है, 3% पानी की कमी हो जाती है तो और तेज हाय प्यास लग जाती है। अगर हमारे अंदर 10% पानी की कमी हो गई तो मृत्यु यानी कि तेरही होने की नौबत आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये वैक्यूलस क्या है, पानी स्टोर करके रखे रहता है। अगर हमारे शरीर के अंदर 1% पानी की कमी हुई तो प्यास लग जाती है, 10% पानी की कमी हुई तो मृत्यु हो जाती है। अब आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम चर्चा करेंगे सेंट्रोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। शुरू करते हैं सेंट्रोसोम से। अब देखिए सेंट्रोसोम है क्या, यह भी हमारे सेल के अंदर छोटा सा भाग होता है सेंट्रोसोम। अब यह जो सेंट्रोसोम होता है इसका काम क्या होता है, इस सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन में मदद करना, यानी कि सेल डिवीजन कराना। सेल डिवीजन का मतलब क्या, कोशिका विभाजन कराना। कोशिका विभाजन का मतलब ये है कि एक सेल से दूसरी सेल बनाना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनाना। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पर कट गया और उसके कुछ ही दिन बाद फिर से यहाँ पर नया नया निक निक चमड़ा आ जाता है, तो निक निक चमड़वा लाता कौन है, ये लाता है सेंट्रोसोम, यानी कि यही कोशिका विभाजन कराता है। अगर यही सेंट्रोसोम ना काम करे ना तो कहीं अगर कट गया तो वहाँ कटा ही रह जाएगा, इसलिए सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए जैसे कि बूढ़े बूढ़े लोग को देखिए, बूढ़े बूढ़े लोग में ठीक से काम नहीं करता सेंट्रोसोम, इसीलिए अगर उन लोग को कहीं टूट फूट गया, कट गया तो बहुत दिन तक वो चोटियाँ रहती है, ठिकावे नहीं करता।
क्योंकि उनके अंदर सेंट्रोसोम ठीक से काम नहीं करता। हम लोग के अंदर ठीक से काम करता है और बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ठीक से काम करता है सेंट्रोसोम। इसीलिए बच्चों को देखिए कभी यहाँ गिर के आएंगे, कभी वहाँ गिर के आएंगे, तो इस तरीके से उन लोग का लगा रहता है, लेकिन कुछ होता नहीं उन लोग को, समझ गए। तो इस तरीके से सेंट्रोसोम उन लोग में अच्छे से काम करता है और बूढ़े लोग में थोड़ा कम काम करता है। सेंट्रोसोम काम होता है सेल डिवीजन कराना, यानी कि कोशिका विभाजन कराना। अब कोशिका विभाजन जो होता है हमारे लीवर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो कोशिका विभाजन होता है वो हमारे लीवरवम होता है। और सेल डिवीज़न हमारे ब्रेन में सबसे धीरे होता है, यानी कि होइबे नहीं करता। मान लीजिए जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन में पाया जाता है न्यूरॉन सेल, और उसमें सेल डिवीजन होइबे नहीं करता। इसीलिए अगर आपके कभी कोई लीवर पे मार देना, मान लीजिए कोई आपको चक्कू मार रहा है, ऐसे मार रहा है तो घूम के इधर ले लीजिए, क्योंकि लीवर इधर ही होता है। जब इधर ले लोगे ना तो लीवर पे चक्कू लगेगा, और लीवर पे चक्कू लगा कुछ होता नहीं है। थोड़ा बहुत पिराएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। अब कभी कभार क्या होता है, आपकी वाली आपको छोड़कर चली जाती है, 1-2 साल बाद मिलती है, तब आप देखते हो अरे राम रे बड़ी लंबी तंबी मोट टाट हो गई रे। तो ये कैसे होती है? इसी सेंट्रोसोमों की वजह से होती है, क्योंकि सेंट्रोसोमो क्या करता है, सेल डिवीजन करा देता है, आपकी हाइट बढ़ जाती है, यही सब हो जाता है, मोट टाट हो जाते हो। किसकी वजह से? सेंट्रोसोम की वजह से, क्योंकि ये सेल डिवीजन कराता है, इससे हाइट बढ़ती है। अगर कहूँ कट पिट गया तो वहाँ ठीक से जल्दी ठीक हो जाता है। देखिए सेल डिवीजन जो होता है वो लीवर में बहुत ज़्यादा तेजी से होता है। अगर आपके लीवर कोई चक्कू भी मार देना, पता लगा सोए हो, करो चक्कू मार दिया, सुबह उठ के देखो अरे चक्कू कौन मारा है, तो कौन कुछ ना करो, खाली डॉक्टर पास जाओ, कहो डॉक्टर साहब देख कौन चक्कू मार दिया, निकाल दीजिए। वो निकाल देगा और कहेगा जाओ घर, ठीक आ जाएगा। समझ गए। लीवर बहुत तेज, सबसे तेज यहाँ पर सेल डिवीजन होता है, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती अगर चोट वोट लग जाए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कौन ऐसे डायरेक्ट ऐसे घुमा देता है, तब बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब जो ब्रेन होता है, इसीलिए कहा जाता है हेलमेट पहन के आप चलाया करिए गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता। अगर यहाँ पर लगा तो राम राम सत्य हो जाता है। और तो और जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन की वजह से कभी कभार बहुत खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। कौन सी बीमारी? वो होती है कैंसर, जिसका कि अभी तक कोई इलाज नहीं है। कैंसर कैसे होता है वो जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप, मेरे यहाँ कट गया, अब यहाँ पर कट गया, मुझे ज़रूरत है कहा जी 200 सेल हो जाए, मेरा यहाँ रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा जो सेल डिवीजन है वो 200 सेल की ना बजाय 2000 2 लाख सेल हो गए। अब क्या होगा? उसी को हम कहते हैं कैंसर। अगर जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा सेल डिवीजन हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा सेल बन जाए और बनते रहे, उसी को हम कहते हैं भैया कैंसर हो गया हमरे। ठीक। अब देखिए यहाँ पर कट गया, यहाँ पर हो गया 2 लाख सेल, 200 सेल की ज़रूरत थी, तो क्या होगा, यहाँ पर इतना मोटा हो जाएगा, उसी को हम कहेंगे कैंसर हो गया। लीवर में क्या होता है, कभी कट पिट जाता है तो लीवर में सेल डिवीजन ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभार वही सेल डिवीजन वो रुकबे नहीं करता है। 200 सेल की ज़रूरत है, 2 लाख सेल हो गया, तो लीवर वह इतना बड़ा हो जाता है अंदर वह। अब इतना बड़ा हो जाएगा, जाएगा कहाँ, रहेगा इतने में, तो और सब चीज़ों को डिस्टर्ब करने लगता है, उसी को हम कहते हैं कैंसर, जिसका कि अभी कोई इलाज नहीं है। कभी कभार लोगों को किडनी में हो जाता है, हर जगह कैंसर हो सकता है। अब आप सोचो कि भैया ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन ब्रेन में कैंसर हो जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए ब्रेन का जो 90% हिस्सा होता है वो न्यूरॉन सेल का होता है, जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन 10% हिस्सा जो होता है वो गीलियल सेल का होता है। गीलियल एक प्रकार की सेल होती है और उसमें सेल डिवीजन होता है। तो उसमें यानी कि जो 10% हिस्सा है, तो वहाँ पर कैंसर यानी कि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर हो सकता है वहाँ पर। कहाँ पर? ब्रेन में भी, बहुत रेयर केस में ही होता है, क्योंकि वहाँ के 10% हिस्से में ब्रेन के वहाँ पर सेल डिवीजन होता है गीलियल सेल में, तो वहाँ ये हो सकता है कैंसर। जिसके कैंसर हुआ रहता है उसके देखेंगे बाल झड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि कैंसर में ऐसी दवा ही दी जाती है जिसके कारण बाल झड़ जाते हैं, आपकी शरीर थाम नहीं पाएगी, यानी कि बाल रुक नहीं पाएंगे, वो ऑटोमेटिक झड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। देखिए लाइसोसोम वो जो होता है ये सबसे ज़्यादा ढीठ होता है, एकर मुड़वा हमेशा सन का रहता है पूरे सेल भर में, सबसे ज़्यादा इसी की चलती है पूरे सेल भर में। कैसे? देखिए जो लाइसोसोम होता है ना, उसके पास होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यह एंजाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है सेल के लिए। देखिए, और यही लाइसोजाइम लिए रहता है। लाइसोजाइम भी कहाँ होता है? यही सेल में एक छोटा सा भाग होता है लाइसोजाइम, यहीं पर होता है लाइसोजाइम। अब यह लाइसोजाइम लिए रहता है क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और यह एंजाइम खतरनाक होता है इन सब के लिए। इसीलिए अगर कौनो भी इसमें, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे राइजोसोम हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे गोल्गी बॉडी, जो कौनो भी हो, अगर कौनो चक्कर पकार मन किया, कौनो कह रहा है, अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया ना आज हम काम नहीं करेंगे, बहुत काम कर लिया, हमारा पेट झड़ रहा है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कह रहा है
तो लाइसोसोमिया क्या करेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ले जाकर हल्का से छुआ देगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप पे भर जाएंगे उमन, समझ गए। तो लाइसोजाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है, कहता है अगर कौनो काम रोके तो दाग देंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, खत्म हो जाओगे। तो यही करता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से सारे मिलर डर के मारा काम करते रहते हैं। कहा कहता है अगर कौनो रुके काम करने से काट के रख डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सबको संभाल के रखता है, क्या करता है, सबको संभाल के रखता है। और ये लाइसोजाइम सबको ढेरवा के रखता है। यानी कि जो न्यूक्लियस बोलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम ये करो, माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा बनाओ, गोल्गी बॉडी तुम ऊर्जा ट्रांसफर करो, वैकुलस तुम पानी स्टोर करो, ये न्यूक्लियस बताया। अगर ये लोग किए तब तो ठीक है, और अगर नहीं किए ये कम हुआ तो न्यूक्लियसवा क्या कहेगा, अगर तुम लोग कम नहीं किए ना तो लाइसोजाइमियस बता दूंगा। और लाइसोजाइमियस जानबे करते हो हाइड्रोलिटिक एंजाइम लिया है, खाली हल्का छुआएगा ना भर जाओगे। तो इसलिए ये लोग डर के मारा करने लगते हैं, अरे भैया भैया चाचा आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं। तो इसलिए भगवान इतना दिमाग लगाकर ये सेल को बनाए हैं, इसमें एक आध तो डॉन ऑन को भी फिट कर रखे हैं। तो लाइसोजाइम का काम ये होता है। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आपको आपकी वाली के साथ पकड़ लिया जाता है बगीचे उगीचे में, और उसका भयवा देख लेता है आपकी वाली का, लाता है एक लाठी मारता है आपके यहीं फटाक से। तो क्या होता है, मतलब उकर पापा उपा आ जाएंगे, मारेंगे, पूरा दहिया भी एकदम करिया हो जाएगा, इतना मार देंगे। मतलब ये कहीं यहाँ काला हो गया, यहाँ काला हो गया, यहाँ नहीं, यहाँ काला हो गया, यहाँ काला हो गया, मतलब इतना मारेंगे काला हो जाएगा बहुत जगह। काला क्यों होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इतनी तेज ज़्यादा चोट लग जाती है कि जो सेला होता है ना, सेलम जो लाइसोजाइमिया होता है उस पर ज़्यादा चोट लग जाती है, और लाइसोजाइमिया ऑटोमेटिक फट जाता है। और जब लाइसोजाइमिया फट गया तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कुल जगह छितरा जाएगा पूरे मन, तो ऑटोमेटिक जो सेला होती है मर जाती है। अब जब सेला मर गई तो यहाँ मान लीजिए इतनी सेल मर गई तो यहाँ काला हो जाएगा, यहाँ सेल मर गई तो यहाँ काला हो जाएगा। तब आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बहुत मारा है, देख लीजिए करिया हो गया है हमारे। तो यहाँ करिया हो गया ना तो डॉक्टर कहेगा और घुमाओ, करिया ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर डॉक्टर कहेगा कि भैया यहाँ पर अब आप गर्म पानी और नमक लगा के सेकिए। क्यों, क्योंकि जब आप गर्म पानी नमक लगा के सेकेंगे ना तो बगल बगल की जो सेल हैं जो नहीं मरी है ना, वो लोग आग झाँक के देखेंगे, अरे क्या हुआ, देख देख क्या हुआ। जैसे कहूँ झगड़ा होता है ना तो आप लोग तुरंत भागते हो, अरे देख देख कहाँ झगड़ा हो रहा है, कहाँ लड़ाई हो रही है, तुरंत जाके देखते हो भाग कर ना। तो वैसे जितनी सेल आएंगी ना भाग के देखेंगे, अरे कैसे मर गई इतनी सेला। तो जब सेला देखेंगे बगलिया वाली सेला, तो जब जो जिंदा सेल है वो मरी सेल को जब आप देखेंगे तो जो सेल है वो कहेंगे अरे कैसे मर गए इतना कुल सेल, अरे हमारे चाचा भी थे इसे मर गए। तो वो लोग जो जिंदा सेल रहेंगे वो लोग अपने लाइसोजाइम से कहेंगे, हे लाइसोजाइम थोड़ा छिड़क दो यार ताकि ये लोग ख़त्म हो जाए, मतलब ख़त्म तो हो ही गए हैं, ताकि सड़ उड़ के यहाँ हट जाए। तब धीरे धीरे आपको क्या होता है, वो कालापन ख़त्म होने लगता है। तब बगलिया वाला जो लाइसोजाइमिया होता है ना जिंदा वाला, वो छिड़कने लगता है, तब पूरी सेला जल के ख़त्म हो जाती है। और जब सेला ख़त्म तो कालापन आपका धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो इस तरीके से करता है काम। समझ गए लाइसोजाइम किस तरीके से काम करता है। अब हम समझते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव। अब जो ये कोशिका द्रव होता है, ये देखिए जो सेल में जितनी चीज़ें मौजूद है ना उसको टकराने से ही रोकता है। कैसे रोकता है इसको जान लीजिए। साइटोप्लाज्म में कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्म ऐसे पूरे फैला होता है। कहाँ फैला होता है, पूरे इसमें इस तरीके से पूरा एक लिक्विड द्रव टाइप का होता है, पूरा इसमें फैला होता है। और ये इसलिए फैला होता है ताकि ये जैसे गोल्गी बॉडी है, पता लगा लाइसोजाइमियस जाग टकरा गया तो लाइसोजाइमियस गुस्सा आ जाएगा, मार देगा, इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम बढ़ जाएंगे हुई। तो अगर यही साइटोप्लाज्म एंजाइम नहीं रहता तो जाग टकरा जाते। क्योंकि अभी बर्तन लीजिए, एक ठो बैग लीजिए, उसमें बर्तन डाल लीजिए, डोलेंगे टन 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 वो बोलेगा। लेकिन उसी की जगह आप उसी में बोरा वोरा डाल लीजिए, कपड़ा उपड़ा डाल लीजिए, तब नहीं टकराएगा। और वैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर जब द्रव है तो ये एक दूसरे से नहीं टकरा पा रहे हैं। तो इसलिए भगवान बड़ा सोच समझ के बनाए हैं समझ गए। तो सेल में इतने ढेर सारे काम होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं। सोच लीजिए इतना छोटा सा सेल और उसमें इतने ढेर सारे काम होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इन सब के बारे में, सेल के बारे में, और सेल कैसे काम करता है। और इसी में से आपके क्वेश्चन भी फंसेंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा।
यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आयो तो अपनी वाली के पास करिए सेंड, ताकि वो कुछ पढ़ उड़ ले, जान जाए अपने सेल उल के बारे में। देखिए ये सेल का पहला पार्ट का वीडियो था, अगला पार्ट भी अभी आएगा। यहाँ हमने सेल के कार्य के बारे में सब कुछ जान लिया है। अगले वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इन सब के बारे में जानेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।